नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। तुम अगर तुष्टीकरण के नाम पर समुदाय विशेष के कुकृत्यों पर पर्दा डालो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसके सच को उजागर करें, आलोचना भी नहीं बल्कि केवल सच को उजागर करें, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। ये कहां का न्याय है, इंसाफ है? कुछ ऐसा ही केरल में हो रहा है, क्योंकि केरल में तुष्टीकरण की राजनीति जो चल रही है उसमें वामपंथ की सरकार तो है ही, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार तो है, लेकिन सपोर्ट जो मिला हुआ है उसे वो है कांग्रेस का। वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जो इंडी अलायंस बनाया गया उसमें सीपीआई भी है, सीपीएम भी है और दूसरी वामपंथी पार्टियां भी है। इसलिए यह एहसान चुकाने के लिए केरल में वामपंथियों की साजिश के साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, और जब इसके सच को उजागर किया गया तो फिर एफआईआर दर्ज हुआ। केरल की पुलिस केरल सरकार के पास है, इसलिए कांग्रेस ने एक कंप्लेन किया और उस कंप्लेन पर तत्काल कार्रवाई हुई। मोदी के मंत्री केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया, और दूसरा एफआईआर जो दर्ज किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता महासचिव अनिल अंटनी के खिलाफ, जो कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता एके अंटनी के बेटे हैं और हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे पंगा लिया था और कहा था राहुल गांधी जिस तरीके से अनाप शनाप आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने लिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पार्टी के अंदर अगर उनसे कोई अलग मतभेद वाली बात कर देता है तो फिर उसे अनडेमोक्रेटिक कहते हैं। इसी आधार पर अनिल अंटनी ने कांग्रेस छोड़ा था और अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं केरल में। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो केरल की वामपंथी सरकार और कांग्रेस का सपोर्ट, इन दोनों के पूरे गठबंधन को, गठजोड़ को, ये जो सब मिलजुल कर केरल को जलाने की साजिश कर रहे हैं उसको उजागर किया था। और अगर ये सच बोलना इस जगह पर अपराध है तो उसी अपराध की सजा राजीव चंद्रशेखर को दिलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर 3 धाराओं में, और वैसे धारा जिसमें जमानत न मिले, नॉन अवेलेबल केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें कहा गया है कि ये 153 का मामला है, यानी कि जन्म स्थान या फिर संप्रदाय, जाति के आधार पर दंगा फैलाने, दुश्मनी पैदा करने का मामला है। 153A का मामला दर्ज किया गया है और केरल पुलिस एक्ट 120O के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये तीनों ऐसे मामले हैं जिसमें बेल नहीं मिल सकती, जमानत नहीं मिल सकती, यानी ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से केंद्रीय मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जाए। और उनका कसूर क्या है? क्योंकि उन्होंने एक लिंक जोड़ा था और वो लिंक सब लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो यही कहती है कि केरल में वामपंथी सरकार, जो पिनरई विजयन वहां के सीएम है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। ये दंगा फैलाने की कोशिश तो ये कर रहे हैं और आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये मामला केरल में हुए कन्वेंशन सेंटर, यानी कि ईसाइयों ने जो प्रार्थना सभा आयोजित की थी उसमें ब्लास्ट, और उससे पहले हमास के समर्थन में जो प्रदर्शन किया गया था जमाते इस्लामी के यूथ विंग के द्वारा, उसमें जो हमास के पूर्व नेता, कमांडर, जो पूर्व चीफ रहे हैं खालिद मशेल, जो वर्चुअली जुड़ा था, उसके गठबंधन को बताया गया था। जब ब्लास्ट हुआ कोच्चि में तो उसके बाद राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया और उस पर बोला, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जिस तरीके से केरल में साजिश चल रही है वो इशारा करता है कि कहीं न कहीं इस ब्लास्ट में हमास का हाथ है, क्योंकि पिछले दिनों
इसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन में हमास का पूर्व चीफ शामिल होता है, खालिद मसैल। और जब वो शामिल हुआ तो उसमें 2-3 नारे भी लगाए गए। उसमें कहा गया कि बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको, हिंदुओं के खिलाफ यहां पर एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है और उसी तरीके से यहूदियों के खिलाफ भी पूरे दुनिया में अभियान चलाने की जरूरत है। मतलब हिंदुस्तान से हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाओगे और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। वहां जो प्रदर्शन किए जा रहे थे उसमें फिलिस्तीन नहीं बल्कि हमास जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जबकि हमास एक आतंकी संगठन है। अगर कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित दूसरी पार्टियों के नेता फिलिस्तीन के मुद्दे पर स्मार्ट गेम कर रहे हैं और फिलिस्तीन में मानवाधिकार के नाम पर हमास का समर्थन कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कानून के सारे दांवपेच सीखे हैं, अपने आसपास वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। लेकिन जब आप डायरेक्ट हमास के समर्थन में रैली करोगे, प्रदर्शन करोगे, तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या केस नहीं होना चाहिए? इसी पूरी साजिश को राजीव चंद्रशेखर ने उजागर किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। लेकिन इसके बाद पिनराई विजयन को तो इससे दुख लग गया, क्योंकि उसमें साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया गया था और इससे पिनराई विजयन तो नाराज हुए ही, लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी पार्टी है यानी केरल में कांग्रेस और लेफ्ट, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है और एक दूसरे से सत्ता भी छीनती रही है। लेकिन अभी तो इंडी अलायंस बन गया है और उसमें सीपीएम सीपीआई भी है और कांग्रेस भी है। इसलिए ये गठबंधन धर्म निभाने के लिए कांग्रेस की तरफ से यानी केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कंप्लेन किया गया और बाकायदा डीजीपी को एक कंप्लेन लिखा गया जिसमें 2 लोगों के नाम का जिक्र किया गया कि ये 2 लोग जो हैं केरल में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दुश्मनी, सांप्रदायिक शत्रुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे दंगा फसाद हो सकता है। और ये 2 नाम था, एक यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल एंटनी। और यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर पर आरोप लगाया गया इस ब्लास्ट और हमास के समर्थन की रैली के संदर्भ में जो उन्होंने लिखा था। अब उस रैली के संदर्भ में और ब्लास्ट के संदर्भ में राजीव चंद्रशेखर ने जो लिखा था उसकी पूरी वाकया को समझिए, क्योंकि इन्होंने सच निकाला था, सच की बात की थी, इन्होंने झूठ पर पर्दा नहीं डाला था। क्योंकि केरल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमास के समर्थन में एक रैली निकाली गई और उसमें हमास का पूर्व चीफ शामिल होता है तो क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए? और वो भी जमात इस्लामी के यूथ विंग के द्वारा यह किया गया था, उसी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसको परमिशन कैसे मिल गई? और उसके एक दिन बाद ही एक प्रार्थना सभा में विस्फोट होता है और दोनों के बीच कनेक्शन क्यों नहीं बिठाना चाहिए, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, यही सवाल खड़ा किया गया था। लेकिन इन लोगों को तो आदत है कि उन समुदायों को जो इनके संरक्षक माने जाते हैं, जो इन्हें वोट देते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ये आंच नहीं आने देंगे। वो चाहे जितना भी तांडव मचाएं, उनके ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। इसके लिए कई प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं। अगर इस्लामिक टेररिज्म की बात होगी तो कांग्रेस की तरफ से भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ दिया जाएगा, यह परंपरागत रही है। और अगर ये लोग उनके आधार पर हिंदुओं के सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती है, शत्रुता नहीं पैदा होगी। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े हैं
तो ही आप सेकुलर हैं। अगर बहुसंख्यक समुदाय की बात कर दिए तो आप सेकुलर नहीं रहेंगे। यही अवधारणा इन लोगों की रही है। इसीलिए जब राजीव चंद्रशेखर ने इस तुष्टीकरण की बात की तो उसके बाद ये बौखलाए और इनका नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया गया, नॉन अवेलेबल एफआईआर दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अनिल एंटनी की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में था क्या कि एक बस जा रही है, उस बस में कई महिलाएं हैं और महिलाएं बुर्काधारी हैं, यानी बुर्का पहनने वाली महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं और उसमें मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जो है वो प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है, नारेबाजी कर रही है। लेकिन उसी बस में, क्योंकि ये सरकारी बस है, तो उस बस में पैसेंजर एक और थी, दूसरी महिला जो बुर्का पहने हुए नहीं थी और उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया। कहा कि ये सार्वजनिक जगह है, इसमें ट्रेवल करने के लिए है, इसमें हम जा रहे हैं और तुम्हारे ये हंगामे से, नारेबाजी से हमें परेशानी हो रही है, इसलिए अगर हंगामा नारेबाजी करना है बस से उतरकर कहीं प्रोटेस्ट स्थल ढूंढो। लेकिन उन महिलाओं ने उसका विरोध किया और उन्हीं को बस से उतरने की धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर आपको ये पसंद नहीं है आप बाहर जाओ। अनिल एंटनी ने उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है, केरल का सेकुलरिज्म है, जहां बुर्काधारी लोगों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो बुर्का पहने हुए नहीं हैं, अगर उनके अधिकारों की बात आई तो फिर परेशानी पैदा होगी। सरकार इसे दंगा भड़काने की साजिश कहेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी। सेकुलरिज्म को लेकर सवाल खड़ा किया गया था, उस प्रदर्शन का हवाला दिया गया था, लेकिन इसे भी कहा गया कि अगर आप मुसलमानों की बात करते हो, अगर आप मुसलमानों को प्रदर्शनकारी कहते हो, हिंसा फैलाने वाला कहते हो, तो फिर आप सांप्रदायिक हो गए, आप सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हो, क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब इनकी समस्या यही है कि मुसलमान नाराज ना हो, हिंदू नाराज हो जाए तो हो जाए। अगर शत्रुता, सांप्रदायिक शत्रुता की बात की जाए तो ये दोनों तरफ से देखा जाना चाहिए। क्या कांग्रेस या वामपंथी पार्टियां या जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए उनके कुकृत्यों पर पर्दा डालता है, तो क्या हिंदुओं को तकलीफ नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है? तो उसमें भी क्या सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का मामला दर्ज होना चाहिए? अगर उस पर नहीं दर्ज होता है तो सच्चाई बताने वाले कुछ पोस्ट पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले पोस्ट क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें तो मुसलमानों की सच्चाई बताई गई है। यह कहा गया है कि ये लोग जिस तरीके से हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में बैठकर कुछ लोग हमास के समर्थन जुटा रहे हैं, इन दोनों का कल्यूजन देखिए, गठजोड़ देखिए कि ये सब मिलकर एक आतंकी संगठन को संरक्षण दे रहे हैं। इसमें कहां सांप्रदायिकता प्रभावित करने वाली बात हो गई? अगर इस बात से पूरे मुसलमान नाराज होते हैं तो उन्हें नाराज होने देना चाहिए, क्योंकि इन्हें खुश करने के लिए हम किसी आतंकी संगठन का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के ऊपर एक्शन हो रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है और पिनराई विजयन क्या कह रहे हैं कि अगर सेकुलरिज्म के खिलाफ अगर कोई सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पिनराई विजयन ये भूल चुके हैं कि केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है और हिंदुस्तान में केरल राज्य में उनकी सरकार है, वहां पर वो असेंबली इलेक्शन जीत कर आए हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं जीता, केंद्र में उनकी सरकार नहीं है और किसी स्टेट के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है अगर वो गलत गतिविधियों में असंवैधानिक तरीके से शासन चला रहा है। पहले ही वहां पर पिनराई विजयन का गवर्नर आरिफ मोहम्मद के साथ कई विवाद चल चुके हैं और इस बीच जो कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है उसमें एनआईए जांच भी कर रही है और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, यहां पर भी इसकी चर्चा चल रही है। दिल्ली से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही पिनराई विजयन और राहुल गांधी की साजिश को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर ऐसे ही छोड़ा गया तो केरल में और भी ब्लास्ट होंगे, केरल में और भी कॉन्स्पिरेसी होंगे। ये केरला स्टोरी और केरला फाइल्स की बात नहीं है, बल्कि ये बात है
वहां पर हिंदुओं को दबाए जाने की। जिस तरीके से वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनका समर्थन बढ़ रहा है, और राहुल गांधी जाकर वायनाड से चुनाव भी इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, और जो हिंदू 54% पूरे केरल में है, उसको हिंदू नहीं कहा जा सकता। यह हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ कार्ड में या सिर्फ और सिर्फ जनगणना में हिंदू लिखने के कारण है। वहां पर वामपंथियों ने ऐसे दिमाग को घुमाया है, इस तरीके से उनको बार्गेन किया है और माइंड वॉश किया है, जिसके कारण वहां पर 30% के करीब हिंदू जो हैं वो हिंदू नहीं रहे, केवल लेफ्टिस्ट वामपंथी हो चुके हैं, और उनको दिखाई नहीं पड़ता कि मुसलमानों के तांडव को रोकने के लिए एक बार हिंदुत्व की जरूरत वहां पर भी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो केरल में जो हमास का समर्थन करने वाले, एसडीपीआई का समर्थन करने वाले, पीएफआई का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो केरल पर कब्जा कर लेंगे, वहां से देश जलाने की साजिश की शुरुआत होगी, और पहले भी ये हो चुकी है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यही बात कही कि जो लोग एसडीपीआई का समर्थन कर रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं, पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, उनसे यह बात पूछनी चाहिए कि साजिश कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आप बता दें जो कि हमास का समर्थन किया हो, जिसका पीएफआई के साथ कोई लिंक जुड़ा हो, जो एसडीपीआई के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर एक नेता भी मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। लेकिन कांग्रेस में, वामपंथी पार्टियों में एक नहीं कई ऐसे नेता हैं जिसका सीधा संपर्क पीएफआई से जुड़ा रहा है, जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो एसडीपीआई के साथ गठबंधन करने वाले हैं। और इसलिए इन लोगों के सच को उजागर करना जरूरी है। इसके लिए एफआईआर दर्ज करो, जेल में डालो, या कोई भी एक्शन लेना है ले लो, उससे घबराने वाले नहीं है। जब एक एफआईआर राहुल गांधी पर दर्ज होता है सामान्य मामलों में, जिसमें वो सीधे तौर पर आरोपी दिखाई पड़ते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है, तो पूरा विपक्ष चिल्लाने लगता है कैसे एफआईआर दर्ज हो गया, सरकार साजिश कर रही है। ईडी छापेमारी करती है, आईटी के छापे पड़ते हैं, करोड़ों कैश मिलता है, फिर भी ये आंख बंद करके कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या अभी कोई भी विपक्ष की पार्टी ये बात कहेगी कि केरल में केंद्रीय मंत्री के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ ये पुलिस का दुरुपयोग है, क्योंकि वहां वामपंथियों की सरकार है और वहां का जो विपक्ष है वो भी सरकार के साथ मिली हुई है। ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है कि अगर कोई सत्ता पक्ष और विरोधी पार्टी दोनों एकजुट होकर काम करे तो फिर तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बच जाती, क्योंकि विपक्ष का काम कभी कभी जनता के लिए सवाल उठाना होता है। वहां तो ये दोनों ही मिल चुके हैं और केरल को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।